गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आप अचानक से मॉर्निंग मोटिवेशन में आ गए। पहले तो आप बोल रहे थे अभी नहीं आऊँगा कुछ दिन तक, ठीक है, कुछ दिन का ब्रेक है। मैंने कहा ना आपसे कि अभी सिर्फ मैं चाहता हूँ एक तरीके से मतलब कोई नियम में बंधना नहीं चाहता हूँ। जब मेरा मन करे तब मैं आ जाऊँ, जब मेरा मन करे तब मैं एपिसोड बनाऊँ, डाल दूँ, ठीक है ना। कुछ दिन तक मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो ये कि थोड़ा सा जो है ना मोनोटोनस भी मुझे हो गया है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस समय मैं क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, ग्लेटर वेज 2.0 की तैयारी कर रहा हूँ। और अपकमिंग जो ऐप में हमारे एप्लीकेशन में एक बड़ा अपडेट आने वाला है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो 3 दिनों रात लगी हुई है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने पूरा जो फोकस किया है, इस बात पे फोकस किया है कि बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करें, क्योंकि इस वक्त जो बायोमेंटर का प्रेजेंट एप्लीकेशन है ये बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर है। और इसी कारण बायोमेंटर्स के कोर्सेज की कॉस्ट जो है वो दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे थोड़ी ज़्यादा है। क्वालिटी निश्चित तौर पे बायोमेंटर्स की क्वालिटी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं अभी कॉस्ट पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं इस समय जो है बायोमेंटर्स के जितने भी कोर्सेज अपकमिंग कोर्सेज हैं उनकी मैं कॉस्ट पे काम कर रहा हूँ कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चों को फायदा मिल सके, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट द स्टूडेंट की जो गांव में है, बहुत इंटीरियर में है, वो भी हमारे कोर्स को अफोर्ड कर सके। किसी ने मुझे बताया कि सर दरअसल आप मुंबई में रहते हो तो कई बार आप कई चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। और मैं कहता हूँ मैं बहुत जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको मैं बहुत पॉजिटिव बहुत दिल से लेता हूँ और उसके लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। भले ही उस समय कुछ ना बोलूँ पर अपनी टीम से मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों ने बताया कि सर जैसे हमारे पेरेंट्स, मान लो हम एक जिले स्तर पे नहीं है, हम है ना, हम गांव के अंदरूनी इलाकों में। तो आपको क्या लगता है सर, क्या पिताजी को 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलती होगी कि 30,000 रुपये महीना सैलरी मिलती होगी? तो कई जगह तो इनकम, परिवार की मंथली इनकम 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ही है। वैसे में 8-10 हज़ार का कोर्स लेना हमारे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ऑनलाइन में। तो कोर्स की कॉस्ट समथिंग 3-4 हज़ार के आसपास होती तो भी हम मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने पूरी टीम को ये बोला कि देखो ऐसा है कि हम कितना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितना अच्छा फीचर्स दे रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस तभी है जब ये आम लोगों तक पहुंच सके, हर बच्चे तक पहुंच सके। तो इसलिए मैंने अपनी टीम को बोला कि तुम लोगों ने स्लॉट सिस्टम कर रखा है, बहुत सारा सर्वर का बिल, सीडीएन का बिल, सब कुछ बहुत हायर साइड होता है। तो थोड़े से फीचर्स को अपन सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ फीचर्स को। और मेन कंटेंट क्या है, वो है वीडियो है, लेक्चर, आपके जो लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस हैं, और जो आपका जो नोट्स हैं, आपके डीपीएस है, वो मेन फीचर होता है। उसी से सिलेक्शन होता है, नंबर आते हैं। तो हम लोग उसे कोर में रखकर ऐप में कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए काम में थोड़ा सा व्यस्त है और टीम लगी हुई है काम में। बहुत जल्दी जब हो जाएगा, पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। मतलब मैं चाहता ही हूँ कि इस बार बायोमेंटर्स जो है वो हर बच्चे की पहुंच में हो, हर बच्चा बायोमेंटर्स को उसको जो है वो तक पहुंच सके, और उसको जो है वो जो वो चाहता है जुड़ना, वो जुड़ सके, ठीक है। मेरा उद्देश्य है। कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है लेकिन तब भी आपके पास इच्छा होती है किसी और के लिए करने की, ठीक है। देखो, ईश्वर ने दो तरह के लोग बनाए हैं। एक वो लोग हैं जो हमेशा ईश्वर से मांगते रहते हैं, एक वो लोग जो हमेशा ईश्वर से मांगते रहते हैं और वो जीवन भर मांगते रहते हैं। कई बार उनका कभी पेट ही नहीं भरता, वो हमेशा मांगते रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं ईश्वर ने जिनको देने लायक बनाया है, जिनके पास जो भी कुछ होगा वो देने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे लोग जो है वो संख्या में कम होते हैं, लेकिन ईश्वर उनके सबसे करीब होता है क्योंकि वो देने की क्षमता रखते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बतलाऊंगा कि एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी एक मैरिज फंक्शन से आ रहे होते हैं। और मैरिज फंक्शन में क्या होता है, जब जब शादियां पूरी हो जाती तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में जो है बहुत सुंदर सा एक ब्लैंकेट मिलता है। काफी सुंदर ब्लैंकेट होता है। पत्नी बोलती है कि वाह कितना सुंदर ब्लैंकेट दिया है। पति पत्नी दोनों जब कार से आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि शादी कितनी बढ़िया थी, अमीर लोग हैं, है ना, इतना बढ़िया लड़का भी बढ़िया है मिला उनको, और चलो मजा आया, है ना, वो बुआ भी देखो आप इतने दिनों बाद मिली, ऐसे बात कर रहे होते हैं, और कितना बढ़िया ब्लैंकेट दिया, ठीक है। ये बात चल रही होती है। अब
इसी दौरान गाड़ी एक एक ओवरब्रिज के पास से निकलती, जैसे ही देखते हैं ओवरब्रिज को क्रॉस करते हैं, देखते हैं आगे कहीं पर जो है एक व्यक्ति जो है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, एक पतली सी चादर ओढ़कर जो है वो बैठा होता है, और ठंड के दिन होते हैं। तो हस्बैंड गाड़ी को साइड से लगाता है, तो पत्नी बोलती क्यों, क्या हुआ, दुकानें तो सारी बंद है यहाँ पे, तुम्हें क्या खरीदना है। बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं खरीदना नहीं है, ये बूढ़े बाबा बैठे हैं, इनके पास में पतली चादर है, ठंड के दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ ये ब्लैंकेट उनको दे देते हैं। पत्नी बोली पागल हो गए हो क्या, ये इतना महंगा ब्लैंकेट, और ये शादी की गिफ्ट है, निशानी है, ये तुम इनको दे रहे हो। अरे कल तुम जब ऑफिस जाओगे तो कल कुछ और दे देना, घर से पुराना चादर पुराना ब्लैंकेट कोई दे दूंगी। बोलता नहीं लेकिन रात को ठंड कितनी पड़ेगी अभी ना, तो दे देता हूँ मैं। पत्नी कहती तुम जानते नहीं हो, ये लोग ब्लैंकेट को तुम दोगे नया, ये ब्लैंकेट को बेच देंगे, बेच के उस पैसे से नशा कर लेंगे, फिर नशा करके पड़े होंगे, ऐसा थोड़ी ना, ये वॉचमैन भी तो बन सकते हैं। तो पत्नी तमाम बातें समझाने की कोशिश करती है। पति बोलता है मेरा मन कर रहा है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। पत्नी गुस्सा हो जाती, बोलती मुंह फुला के ठीक है दो, तुम सुनोगे तो है नहीं मेरी। तो पति पीछे से ब्लैंकेट उठाता है और उसको बाबा को उड़ाता है। बाबा जो है वो धन्यवाद करते हैं, गाड़ी में बैठ के पति पत्नी दोनों चले जाते हैं। पत्नी बोलती है तुमको पता नहीं है, तुम बहुत भोले हो, तुमको लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट डे पति पत्नी दोनों को ऑफिस जाना होता है, तो पत्नी बोलती है कि पति पत्नी दोनों अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। शाम के समय किसी और फंक्शन में उन्हें जाना होता है, वहां से लौट रहे होते हैं। तो पत्नी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को होशियार समझते हो ना, चलो एक बार उस बाबा के पास चलते हैं, देखते हैं ब्लैंकेट है कि नहीं उसके पास, बेचा कि नहीं बेचा। पति कहता ठीक है। दोनों पहुंचते हैं उसी जगह पे, देखते हैं बाबा वही पतली चादर ओढ़ के बैठा हुआ है। तो उनकी वाइफ गाड़ी सुधरती है और बाबा को 10 बातें सुनाती, बोलती कि बाबा तुम ऐसे आदमी हो, देखो कल तो मेरे हस्बैंड ने तुम पर दया करके इतना महंगा ब्लैंकेट तुमको दिया और तुमने उसको बेच दिया, बेच के नशा कर लिया तुमने, दारू की बोतल कहाँ है बताओ, है ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो, तभी तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, टाम 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 टाम, बहुत सारी बातें सुनाती है। पति साइड में सीधा खड़ा रहता, कुछ बोलता नहीं हो। बाबा बोलते हैं कि बेटा तुमने बोल लिया, अब मैं बोल लूँ। बोले हाँ बोलो। बोलता है सड़क के उस पार देखो एक बूढ़ी महिला दिखाई दे रही है, क्या तुम पहचान सकते हो वो ब्लैंकेट कौन सा है। बोले हाँ यही तो ब्लैंकेट दिया था हमने। बोले आपको पता है उसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो महिला विकलांग है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके पास तो पतली चादर भी नहीं है, और वो विकलांग है महिला, कुछ दिनों से यहाँ पे आई हुई है, और कोई उसे भीख भी नहीं देता, क्योंकि वो ठीक से मांग भी नहीं पाती और विकलांग है वो, और ठीक से बोल भी नहीं पाती वो। आजकल लोगों को लगता है कि ये सारे लोग चोर हैं, इसलिए मैं कई लोग मजबूर भी होते हैं बेटा, तो मैंने अपना ब्लैंकेट उसको दे दिया। तो इन दोनों को बड़ा, वाइफ को बड़ा बुरा लगता है कि देखो ये इतना गरीब आदमी, इसका पास खुद के पास पतली चादर, तब भी इसने वो ब्लैंकेट उस महिला को दे दिया, ठीक है। तो वो सॉरी बोलती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई थी, तो कल मैं आपको एक नया ब्लैंकेट और ला के देती हूँ। पति को बोलती कल तुम एक नया ब्लैंकेट ला देना, इनको दे देना ला के, ठीक है, और उस अम्मा के लिए कुछ मेरी पुरानी साड़ियाँ रखी घर में मेरे, वो दे देना, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, देखो इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि आपके पास कितना है, इस बात पर निर्भर होता है कि आपके पास में इंटेंशन कैसा है। हो सकता है बहुत अमीर आदमी बहुत बारीकी करे, और एक आदमी इसके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन वो बड़ा दिल रखता हो। मैं देखता हूँ कई बार, है ना, कई बार ऐसी मेरा छोटा बेटा स्कूल में पढ़ता है, तो कई कई वहाँ पे क्या है, कई मम्मियाँ हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं कि घर ऑफिस में अपना स्कूल में कोई प्रोजेक्ट होता है, सब मिलके करते हैं बच्चे। तो भारती कई बार बतलाती है कि कई बार, है ना, बहुत अमीर अमीर महिलाएं हैं उसमें, छोटा मोटा क्योंकि स्कूल ठीक है, सब अच्छा है, तो महिलाएं काफ़ी अमीर हैं, ठीक है। तो वो कई बार 50 रुपये 30 रुपये के लिए भी जो है आपस में बहस कर लेते हैं, 100 रुपये के लिए कि 100 रुपये मेरे ज़्यादा लग गए, तेरे कम लग गए टाइप से, ठीक है। तो बड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। तो कई बार अमीर होने से आपके अंदर दान की प्रवृत्ति होगी, बेहतर मनोदशा होगी, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। और कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका दिल छोटा होगा, ये भी नहीं है ना। आप कभी, मैं सच कह रहा हूं आप सच कि कभी कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, मान लो कोई मजदूर आदमी है, कोई आदमी काम कर रहा है साइड पे, और वो खाना खाने बैठा, और आपने उसे सिर्फ इतना कहा कि खाना खा रहे हो, तो हाँ यार भूखा, एक रोटी दोगे, वो आपको सोचे बगैर एक रोटी दे देगा आपको, बोलेगा आप खा लोगे ना, अब बोलोगे हाँ, दे देगा आपको। और अमीर आदमी जो है ना, उससे मांगोगे ना कि तुम खा रहे हो, हाँ हमको थोड़ा दे दो, जाके खरीद लो, जाओ। तो कई बार कहता दिल का छोटा बड़ा होना अमीरी गरीबी से नहीं होता है, ठीक है।
तो मैं मतलब मुझसे कहीं पूछे सर आपको क्या दुख हो गया इस बार, क्या बच्चे कम है इसलिए दुख हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों की संख्या ईश्वर की दया से सबसे ठीक ठाक है। बायोमेंटस में खूब बच्चा पढ़ रहा है अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि पिछली बार से थोड़ा सा कम है ओवरऑल, लेकिन बायोमेंटस को दुख एक बात का है कि बायोमेंटस अपने पूरे प्रॉफिट से उन बच्चों की फीस भरता था जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस बार कई बच्चों की फीस हम नहीं भर पाए, उनको बोलना पड़ा कि बेटा इस बार फंड कम अवेलेबल है, मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे तो एक फिक्स होते हैं कंपनी के, वो खर्चों को और कम नहीं करते, तो अभी आपकी मदद हम नहीं कर पाएंगे इस बार। ये मुझे बोलना बड़ा बुरा लगा, मैं सच दिल की बात कह रहा हूँ उनके। ये मैं अपने एनजीओ को खुद ही डोनेट नहीं कर पाया मैं, और वो पैसा जाता था बच्चों की फीस भरने में, नहीं दे पाया मैं, तो मुझे मन को बड़ा खराब लगा। तो बस यही मेरी पीड़ा केवल यही है कि मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, चाह कर भी नहीं कर पाया, ये मेरी पीड़ा है। तो बायोमेंटस को बढ़ा दी हम करेंगे ना, तो हम बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ पाएंगे, साथ दे पाएंगे हम। ये इतनी सी बात है, ठीक है। फिर एक छोटी कहानी आज और सुनाऊंगा। एक होता है कि कई बार लोग बाग एकदम सोचे बगैर भड़बड़ कर देते हैं, कुछ बोलते हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चे, मुझे भी आजकल क्या होता है, मेरे इतने क्लोज आ गए हैं लोग बाग कि वो मुझे कुछ भी गरिया देते हैं, ठीक है ना। तो कई बार हम, सर अब आप हमारी कहाँ सुनोगे, आप तो ऐसे हो गए हो, अब तो आप बड़े आदमी हो गए हो, अब आप अपनी मर्जी का करोगे, आपको समय भी नहीं देना अपना। बहुत सारे लोग कुछ लिखते रहते हैं मेरे को। तो मैं आपको बताऊं कि कई बार हम कारण जाने बगैर भड़बड़ा जाते हैं। एक बार क्या होता है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं एक सीट पे। एक लड़की वहां पहुंचती है और लड़की उनसे बोलती है कि हेलो अंकल, ये सीट मेरी है ना, 16 नंबर सीट है, ये मेरी है। बोगी नंबर एस जो भी था उसका A2, ये सीट मेरी है। तो वो अंकल बोलते हैं कि टिकट निकाल, ये मेरी सीट है। तुम लोग है ना आज की जनरेशन, तुम पूरी कचरा हो, तुम आज की जनरेशन जो है लोगों को बेवकूफ समझते हो। तुम मेरी सीट हथियाने के लिए मुझसे बोल रहे हो कि 13 नंबर सीट 16 नंबर सीट तुम्हारी है, तुम्हारी सीट कहीं और होगी, जाके देखो, अब दोबारा आ मत जाना। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बोलती बाप रे कितना गुस्से में बैठे अंकल, ये चुपचाप खड़ी जाती वही पास में। वो अंकल घूर के देखते हैं, कुछ नहीं बोलती। ट्रेन चल देती है, ट्रेन थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है। अब लड़की अंकल से बोलती है, अंकल बोलते क्या है, ये सीट मेरी है। बोलते तुमको समझ में नहीं आया ये सीट तुम्हारी नहीं है? बोला नहीं, आपके पास भी 16 नंबर सीट है, मेरे पास भी 16 नंबर सीट है, लेकिन गलती से आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। आपको जाना था अहमदाबाद और आप बैठ गए हैं बॉम्बे की ट्रेन में। आप गलत ट्रेन में बैठे हैं और मैं सही ट्रेन में बैठी हूँ, ट्रेन का नाम पढ़ लीजिए। अंकल देखते अरे ट्रेन गलत है तो। अब उनको उठ के खड़ा होना पड़ता है, टीटी को बोलना पड़ता है भैया अगला स्टेशन पर उतरना पड़ेगा मुझे। बेटिकट हो जाते हैं वो एक प्रकार से उस गलत ट्रेन में चढ़ के। तो पॉइंट इज दैट कि कभी कभी है ना एकदम से रिएक्शन देना ठीक नहीं होता है, वजह समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। जब हम गुस्से में होते हैं तो कई बार मूल वजह को भूल जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मेरा सेशन थोड़े लंबे होते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर इसलिए लोग बात कम देखते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो आप, ठीक है। हमें से ये बात आती है कि ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं, कई बार कहता हूँ बात का कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए आपको थोड़ा आगे पीछे की बात करनी पड़ती है, ठीक है। कोशिश करूंगा सेशन थोड़ा छोटा रखूं मैं, ताकि आप लोगों को लगे कि सर 3 मिनट, अरे मैं क्या बोलूँ, कोई शॉर्ट थोड़ी ना बना रहा हूँ, रील या शॉर्ट, ठीक है। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।